हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। तो दोस्तों चलिए हम आज बात करते हैं आपको मिड टर्म एग्जाम की। हम पहले भी आपसे कह चुके हैं कि जो हम वीडियो इतिहास में बना रहे हैं अभी वर्तमान में, ये हमारा क्या है, तो मिड टर्म को ध्यान में रख करके हम काम कर रहे हैं, जिसमें पहले चैप्टर से रिलेटेड हम क्वेश्चन की चर्चा कर रहे हैं। पहला चैप्टर यानी हड़प्पा सभ्यता से हमने आपको कितना 50 से अधिक क्वेश्चन आपको हमने अपने YouTube चैनल पे डाल दिया है। इससे के बाद जो दूसरा चैप्टर है राजा, किसान और नगर, इससे भी हमने लगभग 70 क्वेश्चन दो पार्टों में अपने चैनल YouTube चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में हमने डाल रखा है। ठीक है दोस्तों, आज हम फिर से अब आपको तीसरा चैप्टर जिसका नाम है बंधुत्व, जाति और वर्ग, ठीक है, बंधुत्व, जाति और वर्ग से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट में 30 प्लस क्वेश्चन हम लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, 30 प्लस क्वेश्चन जो बहुत ही आसान और कहा जाए तो पूरा एनसीईआरटी का एक तरह से निचोड़ है, इससे बाहर कभी नहीं पूछ सकता है। याद रखिएगा, अगर आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और हमारे चैनल पे जा करके इसके कंसेप्ट को समझ सकते हैं तो आपके सारे के सारे उत्तर आसानी से बनेंगे और यहीं से एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन सीबीएसई अपना मिड टर्म के एग्जाम में पूछती है। तो दोस्तों हम आज चलते हैं, जो 30 प्लस क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा बंधुत्व, जाति, वर्ग से, उसको देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन की हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उस वंश परंपरा को वह वंश परंपरा जो पिता से पुत्र यानी पिता के बाद पुत्र को प्राप्त हुआ, फिर पुत्र के बाद पौत्र को प्राप्त हो गया, पौत्र के बाद प्रपुत्र आदि से चलता है, उसे हम क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा महाभारत की कहानी, जो इस चैप्टर की जानकारी का सबसे बड़ा उत्तम स्रोत है। कहते हैं ना कि किसी भी चैप्टर की जानकारी का दो स्रोत होता है, एक तो पुरातात्विक और दूसरा साहित्यिक साक्ष्य। ऐसे में ये जो चैप्टर है जिसका नाम बंधुत्व, जाति और वर्ग है, पुरातात्विक साक्ष्य तो यहाँ पर कोई जानकारी बहुत कम उपलब्ध देता है, लेकिन साहित्यिक साक्ष्य में पूरे चैप्टर की जानकारी हमें महाभारत से मिलती है। और महाभारत की तो पूरी की पूरी कथा ही किस पर आधारित थी, ये पृथवंशिता वंश को ही लेकर के चलती है और उसी को लेकर के संघर्ष भी होता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे कर रहे हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। धर्म शास्त्र के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर समाज के बारे में बताया गया, ये चैप्टर में क्या है, टोटल समाज के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर पढ़े थे राजा, किसान और नगर, उसमें मैंने चर्चा किया था आपको कि उसमें टोटल हम राजनीति और अर्थशास्त्र के बारे में यानी अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ते हैं। समाज के बारे में हम दूसरे चैप्टर में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन इसमें केवल और केवल समाज के बारे में ही पढ़ना है कि उस समय का समाज कैसा था, कैसा नहीं था। कब का, तो 600 बीसी से लेकर के जो हमारा है ये चैप्टर, 600 बीसी से लेकर के 600 बीसी के बीच में जो चैप्टर जो है ये हमें जानकारी देता है, अर्थात टोटल 1200 साल का इतिहास की जानकारी हमें ये देता है। तो इस चैप्टर में यहाँ पर हम केवल और केवल किसके बारे में चर्चा करेंगे, समाज के बारे में, यानी वहां के सामाजिक संरचना कैसा था, कैसा नहीं था, समाज में किसका पहला स्थान था, किसका दूसरा था, कैसे समाज था, इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ना है हमें, टोटल इतिहास की। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि धर्म शास्त्र के अनुसार पिता की संपत्ति पर किसका अधिकार होता था। सबसे पहले क्या था कि पिता के बाद उसके पुत्र का अधिकार होगा। सिंपल सा बात है, ना पत्नी ना पुत्री, किसका, पुत्र का अधिकार होता था। क्या उसका उत्तर हो जाएगा, पुत्रों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि धर्म शास्त्रों के अनुसार कितने प्रकार के विवाह उत्तम माने जाते थे। क्या, उत्तम। तो धर्म शास्त्र के अनुसार, धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म शास्त्र के अकॉर्डिंग टोटल वहां पर 8 प्रकार के विवाह का चर्चा किया गया है। कितने प्रकार के विवाह का, 8 प्रकार के विवाह का। इस 8 प्रकार के विवाह में 4 प्रकार के विवाह को हम उत्तम मानते थे, अर्थात शुरू का 1,
2 3 4 जो शुरू के 4 विवाह होते थे इसको हम क्या मानते थे, उत्तम मानते थे, जबकि बाद के 4 विवाह को हम लोग उतना उत्तम नहीं मानते थे। तो ये उत्तम पूछ रहा है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि धर्म शास्त्रों के अनुसार विवाह कितने प्रकार के थे, टोटल कितने प्रकार के थे। अभी अभी हमने चर्चा किया कि टोटल विवाहों का कितना प्रकार था, 8 प्रकार था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका उत्तर आगे निकलता चला जाएगा। कह रहा है कि गोत्र, उस समय समाज में गोत्र होता था, आज भी हमारे समाज में गोत्र होता है। एक गोत्र में हम शादी नहीं कर सकते, भाई बहन का रिश्ता मान लिया जाता है। तो वहां कह रहा है कि गोत्र के बाहर विवाह करने की पद्धति को हम क्या कहते थे, यानी एक में तो करेंगे नहीं, हालांकि कुछ प्रमाण में आपस में ही विवाह करने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं। तो इसलिए गोत्र के बाहर जो विवाह होता था उसे हम क्या कहते थे, बहिर्विवाह कहते थे। ठीक है दोस्तों, बहिर्विवाह कहते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब एक पुरुष की अनेक पत्नियां हो, पहले होते थे, कई राजाओं ने ऐसे मिलेंगे आपको कि एक राजा कई कई शादी करते थे, तो एक राजा के कई पत्नी होते थे, तो एक पुरुष की अनेक पत्नी होती थी। तो इस प्रथा को हम क्या कहते थे, हम इसको बहुपत्नी प्रथा कहते थे। क्या बोलते थे, बहुपत्नी प्रथा, कि एक राजा के कई पत्नी। महाभारत में भी हमें देखने को मिलेगा, वो अर्जुन हो या युधिष्ठिर हो, सबकी दो 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 तो थी ही पत्नी, कहीं कहीं 3 का भी प्रमाण अर्जुन के साथ पड़ जाता है। तो इस तरह से एक पति कई पत्नी रख सकता था। आगे कह रहा है क्या, जब एक स्त्री के अनेक पति हो, द्रौपदी इसका उदाहरण है, तो उसे हम बहुपति क्या बोलते थे, पति प्रथा कहते थे, कि एक स्त्री के कई पति होंगे तो बहुपति प्रथा कहते थे। कह रहा है कि गोत्र पद्धति के अनुसार स्त्री को विवाह के पश्चात, यानी जिस स्त्री की शादी हो जाती थी उसके बाद किसका गोत्र वो धारण करती थी, तो वो अपने पति का गोत्र धारण कर लेती। जब तक शादी नहीं होती थी तो पिता के गोत्र को चलती थी, लेकिन शादी होते ही वो अपने पति का गोत्र धारण कर लेती थी। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे करिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, धर्म शास्त्रों के अनुसार भारतीय समाज को कितने वर्णों में बांटा गया था, कितने वर्णों में बांटा गया था, तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा 4 वर्णों में बांटा गया था, जिसमें सबसे ऊपर क्या होता था, ब्राह्मण, उसके बाद दूसरे में क्या आते थे, क्षत्रिय, क्षत्रिय जो राजा बनते थे, उसके बाद तीसरे में आते थे हमारे वैश्य जो व्यापार करते थे, और लास्ट में हमारे कौन आते थे, शूद्र, जो तीनों ही लोगों की क्या करते थे, ये सेवा करते थे। इस तरह से धर्मशास्त्र में कितने चर्चा की गई है, 4 किया गया है। आगे दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर किसको रखा गया था। अभी अभी क्वेश्चन हमने चर्चा किया कि सबसे निचले स्तर पर किसको रखते थे हम लोग, शूद्र को रखते थे। ठीक है, किसको रखते थे, शूद्र को रखते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ कौन होता था, तो वर्ण व्यवस्था में सबसे श्रेष्ठ हम ब्राह्मण को मानते थे। किसको मानते थे, ब्राह्मण को सबसे ऊपर, इसी का स्थान था, विद्या का स्थान था। इन्हें यज्ञ वगैरह कराने की सारी प्रथा विद्या वाली जो थी वो किसके पास थी, ब्राह्मण के पास ही थी, इसलिए इसे हम लोग ब्राह्मण कहते थे। अगला कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार कौन राजा हो सकता था, यानी राजा के पद के लिए कौन उतारू था, तो धर्मशास्त्र में कहा गया है कि क्षत्रिय ही राजा बनेगा। क्या बनेगा, क्षत्रिय ही राजा बनेगा। यही युद्ध करता था और इसी को राजा बनने का अधिकार भी माना था। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हमें प्रमाण कई जगह पे देखने को नहीं मिलता है। अगर हम खास करके इस समय देखें, इस चैप्टर में देखें, तो सातवाहन भी थे। सातवाहन कोई क्षत्रिय नहीं थे, वो तो खुद ऑलरेडी क्या थे, ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी उन्होंने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य को ले लीजिए, उसके बारे में तो कई सारी किंवदंतियां हैं, कोई कहता है उसे शूद्र था, कोई कहता है उसे वैश्य था, कोई कहता है वो क्षत्रिय था। लेकिन जहां तक किताबें कहती हैं, कई लोग कहते हैं कि वो क्या था, वैश्य था, लेकिन फिर भी उसने शासन किया। गुप्तों को ले लीजिए, वो तो खुद गुप्त थे, वैश्य थे, लेकिन उन्होंने भी शासन किया। कई ऐसे प्रमाण मिला है जो कि क्षत्रिय नहीं थे, उसके बावजूद भी उन्होंने शासन किया है। लेकिन धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि क्षत्रिय ही राजा होगा। ठीक है, आगे चलता है। निषाद कौन था, निषाद एक व्यक्ति था। निषाद कौन थे, तो निषाद वो होते थे जो जंगलों में रहने वाले लोग होते थे। जंगलों में रहने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते थे,
निषाद कहते थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एकलव्य कौन था? एकलव्य एक निषाद का ही उदाहरण था या एग्जाम्पल था। क्या था? एग्जाम्पल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एकलव्य की कथा निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ में मिलती है? तो एकलव्य की जानकारी हमें महाभारत से प्राप्त होती है। ये वही एकलव्य है जिसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया था, ये कह करके कि तुम क्षत्रिय भी नहीं हो और तुम ब्राह्मण भी नहीं हो, और हम क्षत्रिय और ब्राह्मण के अलावा अन्य किसी को शिक्षा नहीं दे सकते हैं। तो वही एकलव्य की कहानी है जो उन्हें अपना गुरु मान करके इसने क्या किया था? शिक्षा को ग्रहण किया था। इसकी चर्चा हमें महाभारत में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम के बुनकर, यानी जो रेशम के कपड़े बुनते थे, का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख में मिलता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? मंदसौर अभिलेख कहां से मिला है? तो मंदसौर अभिलेख मध्य प्रदेश यानी एमपी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बौद्ध भिक्षु फाहियान, जो फाहियान था वो किस देश का रहने वाला था? चीन का रहने वाला था, जो भारत में आया था और आने के बाद इसने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया था? स्वीकार भी कर लिया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि गुजरात प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था? प्राचीन समय में हम गुजरात को क्या कहते थे? तो हम प्राचीन समय में गुजरात को लाट प्रदेश के नाम से जानते थे। किस नाम से? लाट प्रदेश के नाम से जानते थे। आगे क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली में कुछ लोगों को अस्पृश्य घोषित किया गया, जिसे हम छू नहीं सकते थे, घोषित कर दिया था। उन्हें क्या कहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंडाल कहते थे। क्या बोलते थे उन्हें? हम चंडाल कहते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली में असंस्कृत, यानी जो संस्कृत नहीं बोलता हो, भाषी विदेशी लोगों को क्या कहा गया है? तो मलेच्छ कहा गया। इन लोगों ने इसे क्या कहा? मलेच्छ कहा गया। ठीक है, क्या बोला है? मलेच्छ कह करके पुकारते थे। आगे कह रहा है कि ऋग्वेद के किस सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है? तो पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की चर्चा मिलती है, जिसमें 4 वर्ण व्यवस्था की बातें की गई है। ठीक है, कितना किया गया है? 4 वर्ण व्यवस्था की चर्चा हमें पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि सौर्य, युद्ध और वर्षा का देवता किसे माना जाता था? सी उत्तर हो जाएगा, इंद्र भगवान को मानते थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनुस्मृति के अनुसार चंडाल का कर्तव्य क्या था? तो चंडाल का कर्तव्य था कि वो गांव से बाहर रहता था, लोहे के आभूषण को पहनता था और मरे हुए व्यक्तियों के अतिशक्ति करता था, जलाने का काम करता था। ये तीनों ही कर्तव्य था। इसलिए दोस्तों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूत पिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो सूत पिटक का संबंध किससे है? ए यानी बौद्ध धर्म से है, जिसमें बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का संग्रह किया गया। सूत पिटक में क्या किया गया है? सूत पिटक में बौद्ध धर्म के शिक्षाओं का संग्रह किया गया। ठीक है दोस्तों, ये बौद्ध धर्म के शिक्षा का इसमें संग्रह किया गया। आगे कह रहा है महाभारत के रचनाकार कौन थे? महर्षि व्यास, वेद व्यास थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि पुराणों का संकलन कब किया गया था? पुराणों का संकलन लगभग 200 ईसा पूर्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? भारत मुनि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाभारत ग्रंथ किस भाषा में है? तो महाभारत जो ग्रंथ है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया दोस्तों? संस्कृत भाषा में लिखा गया। आगे कह रहा है क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध कहां लड़ा गया? तो कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था, जो आज के डेट में ये कहां पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, हरियाणा में ये जगह पड़ता है जहां पर लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है पांडव की सह पत्नी कौन थी या क्या थी? तो द्रौपदी को पांडव की सह पत्नी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, महाभारत का रचना काल क्या माना जाता है? तो महाभारत को कहा जाता है कि लगभग 400 ईसा पूर्व से लेकर के 400 ईस्वी के बीच में इसे लिखा गया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के शासक
परिवारों में कौन से वंश प्रणाली प्रचलित थी? तो हमारे यहाँ प्रेत वंशिता वंश प्रणाली का प्रचलन था। पूरा महाभारत इसी का उदाहरण है। आगे कह रहा है क्वेश्चन कि विशिष्ट परिस्थितियों में किस स्त्री ने सत्ता का उपभोग किया था? तो वो कहा था प्रभावती गुप्त थी, जिसके पति के मर जाने के बाद इसने अपने नाबालिग पुत्र को गद्दी पर बैठा करके स्वयं ही शासिका के रूप में शासन भी की और भूमि दान देने की प्रथा भी स्वयं किया था। इसीलिए प्रभावती गुप्त पहली महिला थी जिसने भूमि दान भी दिया था। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है कि सातवाहन शासक किस वैवाहिक पद्धति का पालन करते थे? तो ये लोग अंतर विवाह, ठीक है, इसकी बात ये लोग करते थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग मिलेंगे। ये टोटल हमने आपको 35 क्वेश्चन बताया इस चैप्टर से रिलेटेड, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे जरूर देखिएगा। चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।